साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। हिंदी विषय से तैयारी कर रहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो हम पाठ्यक्रम चला रहे हैं, उनमें हम अभी तक चला रहे थे एक पाठ्यक्रम जिसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। दूसरा हम चला रहे हैं आज से हमने शुरू किया है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय नाट्य शास्त्र, तीनों हम आपको पूरा करवाएंगे। और तीसरा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यह तीन पाठ हम एक साथ लेकर चलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास की वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो है, पहले हम इसके बारे में परिचित होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, साहित्य इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। तो इतिहास सबसे पहले चलते हैं हम इतिहास की तरफ। तो इतिहास जो शब्द है, यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन, ह, धन, अस। इतिहास, पहले इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को इतिहास के बारे में परिचित कर दे रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन, ह, धन, अस। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन, ह, धन, अस। इसका अर्थ होगा ऐसा ही था। तो इतिहास का जो शब्द बना है, यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है इति, धन, ह। इति माने बीता हुआ, ह, अस, धन, अस, अर्थात ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ जान लीजिए कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो इससे भूतकाल में क्या बीता, कैसे कैसे बीता, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इतिहास क्या है? भूतकाल या बीती हुई बातों को जानने का एक माध्यम है। इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा ही था, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, सभी घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। इसलिए यह बीती घटनाओं का दर्शन है। इतिहास क्या है? ये बीती घटनाओं का दर्शन कराता है। बीती घटनाओं का दर्शन है इतिहास। दोस्तों, इतिहास भी देखें तो हम देखेंगे समय समय पर इतिहास का जो दृष्टिकोण है वो बदलता रहता है। देश और काल के अनुसार जैसा देश वैसा भेष, उस तरह का इतिहास वहाँ का होता है। जैसा क्लाइमेट होगी, जैसे लोग होंगे, वैसा वहाँ का इतिहास होगा, उनका रहन सहन होगा। उसके बारे में हम इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। सर्वप्रथम इतिहास के बारे में अगर बात करें, सर्वप्रथम वाल्टेयर महोदय, एक वाल्टेयर विद्वान हुए। वाल्टेयर ने सर्वप्रथम इतिहास को उन्होंने इतिहास दर्शन कहा। इन्होंने कहा इतिहास दर्शन। वाल्टेयर महोदय ने इतिहास को सर्वप्रथम इतिहास दर्शन शब्द से नवाजा। उन्होंने इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। इसे वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा इतिहास है, यह वैज्ञानिक इतिहास, यह वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का वैज्ञानिक इतिहास कहा। वाल्टेयर महोदय ने इतिहास को सर्वप्रथम उन्होंने कहा यह इतिहास दर्शन है। इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग वाल्टेयर महोदय ने किया। इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास तक इसे सीमित रखा। तो इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग वाल्टेयर महोदय ने सबसे पहले किया और इसे इतिहास
वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया। वहीं हीगल महोदय ने इसका प्रयोग विश्व इतिहास के रूप में किया। हीगल ने इसे विश्व इतिहास कहा। विश्व इतिहास इसका जो अर्थ प्रयोग किया उन्होंने कहा यह विश्व इतिहास है। इतिहास को हीगल महोदय ने विश्व इतिहास के अर्थ में प्रयोग किया। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में क्या होता है कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से ही शाश्वत मूल्यों को महत्व देती है। जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है प्राचीन काल से ही शाश्वत मूल्य वो होता है, ऐसा मूल्य, ऐसा चरित्र जो सदियों सदियों तक चलता रहेगा। तो भारतीय जो दर्शन रहा है उसका मूल रहा है, उन्होंने शाश्वत मूल्यों को महत्व दिया है। तो जो भारतीय जो इतिहास का दृष्टिकोण रहा, जो भारतीय दार्शनिकों का, भारतीय इतिहासकारों का जो इतिहास के प्रति उनका जो दृष्टिकोण रहा है वो शाश्वत मूल्यों पर आधारित आदर्शवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है। ये प्रश्न बनता है, बना भी है, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में शाश्वत मूल्यों को महत्व दिया जाता है, इसलिए इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी और अध्यात्मवादी है। जो भारतीय इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है, ठीक है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है? देखिए, वाल्टेयर महोदय ने इसे इतिहास दर्शन कहा, वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया। हीगल महोदय ने इसे विश्व इतिहास के रूप में प्रयोग किया है। और भारतीय जो इतिहासकार रहे हैं तो भारतीय इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण रहा वो क्या रहा है, यह प्रश्न बना है। तो इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है वो शाश्वत मूल्यों पर आधारित क्या है, प्रायः आदर्शवादी एवं प्रायः आदर्शवादी, ये नेट JRF में पूछता है इस तरह से, आदर्शवादी तथा आध्यात्मवादी तो इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण क्या है, प्रायः आदर्शवादी और आध्यात्मवादी, ये प्रश्न बना है। भारतीय दृष्टिकोण, इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण का आधार है वह शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का जो आधार है वो शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। शाश्वत मूल्य, ऐसा मूल्य, ऐसा चरित्र जो सदियों सदियों तक चलता रहे, बना रहे। इस तरह के मूल्यों को भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय विद्वानों ने महत्व दिया और इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण उन्होंने प्रायः आदर्शवादी और आध्यात्मवादी ही रखा, ठीक है। इसमें स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मवादी प्रवृत्तियों एवं तत्वों एवं प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। स्थूल घटनाएं मतलब इस जगत में भी जो घटनाएं घट रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं या कोई भी घटना हो, जो यहाँ जिसको हम, स्थूल का मतलब होता है जिससे हम छू सके, महसूस करके, जान सके, देख सके, दूसरे लोग का नहीं। तो इन घटनाओं में भी भारतीय जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल शाश्वत या अध्यात्मवादी या आदर्शवादी दृष्टिकोण, इसमें इसका जो दृष्टिकोण है, स्थूल घटनाओं में भी इन्होंने आध्यात्मवादी और आदर्शवादी प्रवृत्ति पाई जाती है। भारतीय इतिहासकारों ने कि जो दृष्टिकोण है इतिहास के प्रति, उसमें ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं कि स्थूल की जगत में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भी आध्यात्मवादी और आदर्शवादी दृष्टि से ये लोग इतिहास की रचना करते हैं कि इसलिए भारतीय दृष्टिकोण इतिहास के प्रति क्या है, प्रायः आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा है। भारतीय इतिहासकारों ने अपनी संस्कृति एवं सभ्यता तथा आदर्शों के समान ही इतिहास के क्षेत्र में भी
संश्लेषणात्मक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने संश्लेषणात्मक 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 व समन्वयात्मक समन्वयात्मक दृष्टिकोण। संश्लेषणात्मक मतलब कई चीजें एक ही में चिपकी हो। तो जो भारतीय दृष्टिकोण है वो इतिहास के प्रति क्या है, इतिहास के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक एवं समन्वयात्मक है। ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण इतिहास के प्रति आदर्शवादी अध्यात्मवादी रहा है और इसी तरह यह इतिहास के प्रति यह संश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक दृष्टिकोण रहा है। ये प्रश्न बनेगा भी, आगे बन सकता है। तो इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में शाश्वत मूल्यों को महत्व दिया गया है, इसीलिए इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी रहा है। इसमें स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मवादी तत्वों व प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने अपनी संस्कृति एवं सभ्यता तथा आदर्शों के समान ही इतिहास के क्षेत्र में भी संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, इनका दृष्टिकोण इसके क्षेत्र में भी, इतिहास के क्षेत्र में भी इन्होंने संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि इनका जो आधार है क्या है, आधार है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य इनका आधार है। इसी आधार के चलते ये प्राय आदर्शवादी इतिहास के प्रति इनका दृष्टिकोण और अध्यात्मवादी संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक इनका इसके प्रति दृष्टिकोण रहा है। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वय का प्रयास किया। इस समन्वय में किसको समेटा है इन्होंने, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय किया है किसमें, अपने इतिहास में। तो भारतीय दृष्टिकोण इतिहास के प्रति आदर्शवादी अध्यात्मवादी व इसका आधार शाश्वत मूल्य और संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक किसका इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का अपने इतिहास में समन्वय किया है, शामिल किया है। तो इन्होंने समन्वय किसका किया है, सत्यम शिवम सुंदरम का इन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया है। वही इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है, पाश्चात्य दृष्टिकोण इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी आध्यात्मवादी तथा उसका आधार शाश्वत मूल्य और संश्लेषणात्मक समन्वयात्मक है। इन्होंने भारतीय इतिहासकारों ने सत्यम शिवम अपने इतिहास में सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय किया है। वही इतिहास के प्रति जो पाश्चात्य यानी कि विदेशी जो यूरोपवासी इत्यादि जो रहे हैं, इनका जो दृष्टिकोण रहा है यह प्रायः यथार्थवादी आएगा। तो इस तरह मारिए, प्रायः यथार्थवादी। ये लोग जो देखते हैं उसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। कुल मिलाकर के ये मानिए, जो नहीं देखते हैं उस पर भी विश्वास करना भारत की संस्कृति सभ्यता रही है। लेकिन पाश्चात्य में क्या है, जो उन्होंने देखा है महसूस किया है उसी को ये मानते हैं। इसीलिए इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी प्रायः यथार्थवादी रहा है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता जिन्होंने व्याख्या किया था इतिहास के सबसे पहले हेरोडोटस हैं। प्रथम व्याख्याता
प्रथम व्याख्याता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के प्रथम व्याख्याता है हेरोडोटस। हेरोडोटस का जो काल रहा है, उनका काल 456 से 545 बीसी, 456 बीसी से 545 बीसी तक रहा है। तो इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी प्रायः देखिएगा, प्रायः लगाइएगा जरूर। तो प्रायः यथार्थवादी रहा है। और इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस महोदय, जिनका काल रहा 456 बीसी से, बीसी क्या हमने बता ही दिया है, 545 बीसी के आसपास हेरोडोटस महोदय ने रहा। इन्होंने इतिहास को क्या क्या खोज, इन्होंने इतिहास का अर्थ बताया। इतिहास का अर्थ, हेरोडोटस महोदय ने इतिहास का अर्थ बताया। इन्होंने कहा यह खोज है, यह गवेषणा है। खोज गवेषणा, इन्होंने खोज गवेषणा या अनुसंधान कहा है, या अनुसंधान। इन्होंने इतिहास का अर्थ बताया। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस महोदय 456 बीसी से 545 बीसी के आसपास हुए। इन्होंने इतिहास का अर्थ बताया, खोज या गवेषणा या अनुसंधान। इन्होंने इतिहास का अर्थ क्या कहा? इन्होंने कहा इतिहास क्या खोज है, या गवेषणा है, या अनुसंधान है। ठीक है। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किया। हेरोडोटस महोदय ने 4 लक्षण बताया इतिहास के। इतिहास के 4 लक्षण बताया। किसने? हेरोडोटस महोदय ने बताया। हेरोडोटस जो इतिहास के प्रथम व्याख्याता हुए 456 बीसी से 545 बीसी के आसपास, इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं। इतिहास के 4 लक्षण बताए इन्होंने। पहला क्या है? इतिहास वैज्ञानिक विधा है। पहला बताया लक्षण, इतिहास वैज्ञानिक विधा है। वैज्ञानिक विधा वैज्ञानिक विधा, या इसको विद्या का विद्या कहा है, सॉरी। इतिहास क्या है? वैज्ञानिक विद्या है, वैज्ञानिक ज्ञान है। इन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक विद्या का अर्थात यह आलोचनात्मक पद्धति है, या यह आलोचनात्मक पद्धति है। तो हेरोडोटस महोदय ने पहला इतिहास का लक्षण बताया कि यह वैज्ञानिक विधा है या विद्या है, यह आलोचनात्मक पद्धति है। ठीक है। दूसरा बताया यह मानवीय विद्या है। दूसरा लक्षण मानवीय विद्या है। दूसरा कहा यह मानवीय विद्या है। हेरोडोटस महोदय ने पहला बताया कि यह इतिहास का वैज्ञानिक विधा है, विद्या है। दूसरा लक्षण बताया यह मानवीय विद्या है। और तीसरा लक्षण बताया तर्क संगत विद्या है। तीसरा, यह प्रमाणों पर आधारित है। यह प्रमाणों पर आधारित है। ठीक है। यह तर्क संगत है, या तर्क
संगत विधा है। ठीक है। हेरोडोटस महोदय ने इतिहास के 4 लक्षण बताए। पहला, यह वैज्ञानिक की विधा है। दूसरा, यह मानवीय विद्या है। तीसरा, यह प्रमाणों पर आधारित है। यह तर्क संगत है, यह तर्क है। चौथा, इन्होंने शिक्षाप्रद विद्या है। चौथा इन्होंने बताया यह शिक्षाप्रद विद्या है। तो हेरोडोटस महोदय इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण प्रायः यथार्थवादी और इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस महोदय, इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, यह मानवीय विधा है, यह प्रमाणों पर आधारित है, यह तर्क संगत है, यह शिक्षाप्रद है। इसे इन्होंने कहा कि यह खोज है, यह गवेषणा है, यह अनुसंधान है। और इतिहास, ये तो आपने बताया इतिहास के बारे में, जो क्योंकि अब जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर इतिहास के बारे में ही थोड़ा बहुत उसका इतिहास अगर जान जाएँ, तो हमें कहीं हो सकता है किसी शब्दों में परेशानी नहीं, इसलिए हमने इतना डाल दिया कि इतिहास के बारे में जान जाइए। उसी तरह से जो साहित्य का इतिहास है, वो भी एक इतिहास है, यह इतिहास से अलग नहीं है। तो आइए साहित्य के इतिहास में अब घुस रहे हैं हम। अब तक हमने इतिहास के बारे में जाना, अब साहित्य का इतिहास बताएँगे। तो आइए हम जानते हैं साहित्य का इतिहास। तो साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है, क्योंकि यह साहित्य भी इतिहास से ही संबंधित है। सर्वप्रथम टेन महोदय ने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। टेन वैज्ञानिक हुए यूरोप में। टेन, इन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। टेन ने अंग्रेजी साहित्य को सर्वप्रथम व्यवस्थित किया। व्यवस्थित किया। टेन महोदय ने सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य पूछता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा कि अंग्रेजी साहित्य को सर्वप्रथम किसने व्यवस्थित किया था। तो एक टेन विज्ञान साहित्यकार हुए, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य को व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने का मतलब अंग्रेजी साहित्य को क्रमबद्ध इतिहास लिखा उन्होंने। अंग्रेजी साहित्य का सबसे इतिहास लिखने वाले यही टेन महोदय हैं। इन्होंने इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान किया और बताया कि साहित्य के प्रवृत्तियों के मूल में 3 तत्व होते हैं। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को व्यवस्थित किया और कहा कि साहित्य के मूल 3 होते हैं। पहला उन्होंने बताया साहित्य का जो मूल होता है, उन्होंने 3 बताया, जाति, वातावरण और क्षण। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। यह साहित्य का मूल है। टेन महोदय ने सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य को व्यवस्थित किया और साहित्य के जो मूल बताया, साहित्य के 3 मूल हैं। उन्होंने बताया कि साहित्य के मूल कितने हैं? 3 हैं, या 3 तत्व होते हैं साहित्य के मूल में, या ऐसे कर लीजिए मूल में 3 तत्व होते हैं। 3 तत्व होते हैं। पहला उन्होंने साहित्य को मूल में बताया जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण बताया। टेन महोदय ने अंग्रेजी साहित्य को सर्वप्रथम व्यवस्थित किया और साहित्य के मूल में 3 तत्वों को बताया कि साहित्य का जो मूल होता है, वह उसमें 3 तत्व होते हैं। एक होता है जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। ठीक है। साहित्य के मूल में 3 तत्व बताया, कौन कौन से? पहला, टेन महोदय ने अंग्रेजी साहित्य को सर्वप्रथम व्यवस्थित किया और साहित्य के मूल में इन्होंने कहा कि इसके मूल में 3 तत्व होते हैं। पहला जाति होती है, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। यह साहित्य के मूल में होता है। टेन ने स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसमें संबंधित
जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। हडसन महोदय हुए, उन्होंने टेन के 3 तत्वों में साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के अभाव के कारण टेन की कड़ी आलोचना की। जर्मन विद्वानों ने युग चेतना, स्पिरिट ऑफ एज का सिद्धांत दिया। युग चेतना सिद्धांत, स्पिरिट ऑफ एज, स्पिरिट ऑफ एज, युग चेतना सिद्धांत किसने दिया? जर्मन विद्वानों ने दिया है। ठीक है, जर्मन विद्वानों ने। स्पिरिट ऑफ एज, तो साहित्य के क्षेत्र में स्पिरिट ऑफ एज, युग चेतना सिद्धांत, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल बार बार कहे हैं, युग चेतना, चित्तवृत्ति, प्रत्येक युग के लोगों की चित्रवृत्तियां जैसी रही है, जैसी चेतनाएं रही हैं, वैसा उनका इतिहास बनता, उनकी संस्कृति सभ्यता बनती गई, उनका मूल्य बनता गया है। उसी तरह से युग चेतना का जो सिद्धांत है, सबसे पहले जर्मनी के विद्वानों ने दिया। उन्होंने कहा ये चेतना क्या है? यह स्पिरिट ऑफ एज है। इसे युग चेतना का सिद्धांत जर्मन विद्वानों ने दिया। वहीं एच काफे ने महाकवि डोटे के साहित्य की प्रवृत्तियों की व्याख्या युग चेतना के आधार पर करके इस सिद्धांत को प्रमाणित किया था। तो एच काफे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रमाणित किया। ठीक है, प्रमाणित किया था। एच कॉफे ने, जर्मन विद्वानों में ने समय समय पर दिए, उसमें कोई विशेष व्यक्ति ना होगा, लेकिन उनकी जो लेखनी चलती रही इतिहास के क्षेत्र में, साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में, तो उसमें उन्होंने बार बार यही दिया, स्पिरिट ऑफ एज, युग चेतना सिद्धांत। युग मतलब काल हो गया, चेतना मतलब प्रवृत्ति, चित्त, जैसा उस काल के लोगों की चित्र रही है, चित्र प्रवृत्ति रही है, वैसा वहां का इतिहास बनता गया, वैसा ही उनका साहित्य बनता गया है, उनकी शास्त्रीय प्रवृत्तियां भी बनती गई, और सिद्धांत को समझ ही रहे हैं, प्रिंसिपल। स्पिरिट ऑफ एज सिद्धांत यानी युग चेतना का सिद्धांत जर्मन विद्वानों ने दिया, लेकिन इसको प्रमाणित करने का काम एच कॉफे ने किया। इस युग चेतना सिद्धांत को एच कॉफे ने प्रमाणित किया था। ठीक है, युग चेतना सिद्धांत को एच कॉफे महोदय ने प्रमाणित किया। डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित पुस्तक है, उसमें संपादन का काम किया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने युग चेतना को एकांगी कहकर इसे अपर्याप्त माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया है, अपर्याप्त माना है, अपर्याप्त माना है डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? नागेंद्र ने युग चेतना सिद्धांत को कहा कि यह ठीक है, युग चेतना का सिद्धांत लागू होता है साहित्य के इतिहास पर, परंतु यह अपर्याप्त है। उन्होंने युग चेतना सिद्धांत को अपर्याप्त माना और कहा कि साहित्य के विकास में युगीन चेतना का ही नहीं बल्कि पूर्ववर्ती परंपराओं का भी न्यूनाधिक योगदान रहता है। इस जब युग चेतना के केवल युग, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा जो भी साहित्य का इतिहास बनता है उसमें केवल युग चेतना का ही सहयोग नहीं होता, बल्कि उसमें पूर्ववर्ती परंपरा, इन्होंने कहा पूर्ववर्ती परंपरा भी शामिल होती है। युग चेतना अगर साहित्य बनता है तो उसमें केवल युग चेतना ही नहीं होती, बल्कि उसमें पूर्ववर्ती परंपरा भी होती है। तो इन्होंने, डॉक्टर नागेंद्र ने युग चेतना के सिद्धांत में क्या जोड़ दिया? पूर्ववर्ती परंपरा का भी इन्होंने कहा कि योगदान होता है। मार्क्सवादियों ने हिंदी साहित्य, मार्क्सवादियों ने जो साहित्य को बताया, साहित्य को उन्होंने द्वंद्वात्मक, भौतिकवाद, भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया है।
साहित्य को साहित्य साहित्य को मार्क्सवादियों ने क्या कहा है? मार्क्सवादी मार्क्सवादियों का जो दृष्टिकोण रहा है साहित्य के प्रति, देखिए जर्मनों का भी दृष्टिकोण युग चेतना का सिद्धांत, भारतीय दृष्टिकोण हमने बता ही दिया आपको, शाश्वत मूल्यों पर आधारित आध्यात्मिक और प्राय आदर्शवादी सिद्धांत रहा है, पाश्चात्य यथार्थवादी दृष्टिकोण पर। और वहीं डॉक्टर नागेंद्र जर्मन विद्वानों ने इसे युग चेतना का सिद्धांत कहा। युग चेतना सिद्धांत को एच कॉफे ने ही प्रमाणित किया। और डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि नहीं, साहित्य का इतिहास जो होता है, साहित्य इतिहास, वो केवल युग चेतना पर न आधारित होकर बल्कि पूर्ववर्ती परंपराओं पर भी आधारित होता है। इसे अपर्याप्त माना और कहा कि युग चेतना के साथ साथ पूर्ववर्ती परंपराएं जब जुड़ती हैं तो साहित्य का इतिहास बनता है। और साहित्य इतिहास या साहित्य के बारे में मार्क्सवादियों का जो दृष्टिकोण है, मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण क्या है? ये लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिक विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। तो मार्क्सवादी, ये मार्क्स है, ठीक है। साहित्य के प्रति मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण क्या है, ये प्रश्न कई बार बन चुका है। झारखंड में भी जाएंगे तो वहां तो हर साल लगभग बना देता है। झारखंड टीजीटी पीजीटी में हमेशा पूछता है। झारखंड में कुछ पिछली बार ये पूछा था। तो साहित्य इतिहास के प्रति मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, इन्होंने वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, इन्होंने कहा साहित्य के मूल में क्या है? मार्क्सवादियों ने कहा साहित्य के मूल में क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद होता है, इसमें वर्ग संघर्ष होता है और आर्थिक परिस्थितियां तय करती हैं कि कैसा साहित्य तैयार होगा। तो जर्मन विद्वानों ने कहा युग चेतना, और भारतीय विद्वानों ने डॉक्टर नागेंद्र ने स्वीकार किया युग चेतना के साथ साथ पूर्ववर्ती परंपरा। और वहीं तेन महोदय ने जाति, वातावरण और क्षण को माना साहित्य के मूल। तेन महोदय ने साहित्य के मूल में 3 तत्व माना, जाति, वातावरण और क्षण। जैसा जाति होगी वहां की, वातावरण कैसा होगा और क्षण कैसा होगा, वैसा इतिहास बनेगा, साहित्य का इतिहास बनेगा। इन्होंने जर्मन विद्वानों ने कहा युग चेतना, युग की जैसी चेतना होगी वैसा साहित्य का इतिहास बनेगा। और भारतीय विद्वानों ने शाश्वत मूल्यों पर आदर्शवादी और आध्यात्मवादी दृष्टिकोण रखा और युग चेतना के साथ साथ पूर्ववर्ती परंपरा को भी भारतीय इतिहासकारों ने माना। मार्क्सवादियों ने साहित्य के प्रति जो दृष्टिकोण रखा, क्या रखा? वो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थिति, इन 3 तत्वों के आधार पर इन्होंने साहित्य का इतिहास निर्धारित किया, कि बताया कि ये 3 बातें जहां होती हैं तो साहित्य का इतिहास तैयार होता है। आर्थिक परिस्थिति, जैसे गरीब लोग होंगे तो गरीब टाइप का इतिहास बनेगा, अमीर होंगे अमीर का बनेगा। वर्ग संघर्ष, वर्ग में अमीर गरीब हो गए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जब आप पढ़ेंगे प्रगतिशील काल, छायावाद के बाद, तो उसमें आपको हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो याद रखिए कि मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण है ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसे ही प्रगतिशील या प्रगतिवाद काल के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे आपको। मार्क्सवादियों का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रति रहा, इन्होंने उस हिसाब से परिभाषित किया। कुछ विद्वानों ने साहित्य को मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण व अर्थ विज्ञान के आधार पर भी परिभाषित किया है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपने संपादन में साहित्य विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 5 तत्वों का पर विचार किया है। इन्होंने कहा है कि साहित्य का इतिहास कब बनेगा? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र
डॉक्टर नागेंद्र ने साहित्य के मूल में साहित्य को के पांच तत्व बताया। डॉक्टर नागेंद्र ने साहित्य के 5 तत्वों उन्होंने निर्धारित किया है। कहा है कि साहित्य जो होता है वो इन 5 तत्वों पर आधारित होता है। कौन कौन से तत्व उन्होंने माना है? पहला सर्जन शक्ति, दूसरा उन्होंने बताया परंपरा, पहला सर्जन शक्ति, दूसरा परंपरा, तीसरा वातावरण तथा चौथा द्वंद्व। और पांचवा उन्होंने बताया संतुलन। तो डॉक्टर नागेंद्र ने बताया कि साहित्य के मूल इस तरह लिखे। डॉक्टर नागेंद्र ने साहित्य के मूल में 5 तत्व बताया। कौन कौन सी? सर्जन शक्ति, वातावरण, जब सर्जन शक्ति जिस देश के पास ज्यादा होगी अच्छा साहित्य बनेगा, जहाँ का वातावरण अच्छा होगा, जहाँ का संतुलन अच्छा बना लेंगे, परंपराएं अच्छी होंगी और द्वंद्व का बैलेंस होगा, यानी कि द्वंद्व होगा, वहाँ का साहित्य, वही साहित्य का इतिहास बनता है। तो साहित्य के मूल के में जो 5 तत्व हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने ये प्रश्न पूछा भी है कि साहित्य के मूल में 5 तत्व या कितने तत्वों को डॉक्टर नागेंद्र ने माना है? तो साहित्य के मूल में 5 तत्व माना है। सर्जन शक्ति, दूसरा परंपरा, तीसरा वातावरण, चौथा द्वंद्व और पांचवा संतुलन। तो ये सर इसी में से कोई एक ऑप्शन कम कर देगा या इसी में बढ़ा देगा, कोई नया डाल देगा। तो याद रखिएगा सर्जन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन, ये 5 तत्व इन्होंने माना। यही परंपरा को उन्होंने यहाँ इसका विरोध किया युग चेतना का। उसमें कहा कि नहीं, केवल युग चेतना कारण नहीं होता बल्कि पूर्ववर्ती परंपराएं भी इसमें शामिल होती हैं। इसमें सर्जन शक्ति होती है। जिस देश के पास सर्जन शक्ति होगी वहां का साहित्य अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो साहित्य अच्छा होगा, संतुलन होगा जहाँ परंपराएं होंगी, जहाँ द्वंद्व होगा। द्वंद्व आने के लिए आपस में लड़ाई, द्वंद्व का मतलब भिड़ना भी होता है, बहुत लड़ाई भी नहीं, बहुत कुछ होती है, एक मानसिक लड़ाई भी होती है, एक हथियार की लड़ाई होती है। तो भिड़ना, तो ज्यादा से ज्यादा जहाँ का इस तरह का इतिहास होगा वहाँ का साहित्य इतिहास संपन्न होगा। तो साहित्यकार की जो मूल प्रेरणा, इन्होंने द्वंद्व को माना है। यह प्रश्न बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त प्रश्न बना था, एक बार समझ नहीं पाए थे लोग। तो साहित्यकार की मूल प्रेरणा यह द्वंद्व होती, ठीक है, मूल प्रेरणा है। मूल प्रेरणा साहित्यकार, जो साहित्यकार की मूल प्रेरणा क्या होती है? यह द्वंद्व है। तो साहित्यकार की जो द्वंद्व की परिस्थिति जब बनती है तो साहित्य का निर्माण होता है। इसलिए साहित्यकार की मूल प्रेरणा जो उसे प्रेरित करता है लिखने के लिए, वो क्या है? इसमें पूछ देगा कि साहित्यकार की मूल प्रेरणा क्या है, ठीक है। तो साहित्यकार की मूल प्रेरणा द्वंद्व है। इसमें डाल देगा सर्जन शक्ति, या सर्जन शक्ति के कारण वो लिखता है साहित्य? नहीं, परंपराओं के कारण नहीं, वातावरण नहीं, संतुलन नहीं, बल्कि द्वंद्व के कारण वो, उसका जो मानसिक द्वंद्व होता है उसमें आगे पीछे उसे होता है, वो पेरता है उसी को, बार बार रगड़ता है तो वह लिखता है। तो इसलिए साहित्यकार की मूल प्रेरणा, प्रश्न बन चुका है, क्या है? द्वंद्व। तो साहित्यकार की मूल प्रेरणा द्वंद्व है। डॉक्टर नागेंद्र ने साहित्य के 5 तत्व माने हैं: सर्जन शक्ति, परंपरा,
वातावरण, द्वंद्व तथा संतुलन। और द्वंद्व क्या है, इन्होंने साहित्यकार की मूल प्रेरणा माना है। इसको थोड़ा सा रुक रहे हैं, लिख लीजिए। लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, मैं तो अपनी तैयारी कर ही रहा हूँ। आगे मैं अगली वीडियो आप लोगों को हिंदी साहित्य की जो लेखन की पद्धति है, कौन कौन सी पद्धति है, 4 पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और कौन कौन से जो इतिहासकार हैं उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा, किस पद्धति पर लिखा, जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस पद्धति पर लिखा है, शिव सिंह सरोज जो रहे हैं, मिश्र बंधु रहे हैं, चाहे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल रहे, इन्होंने कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई है इतिहास लेखन की, उसके बारे में विस्तार से बनाएंगे, जिसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। अभी हमने बताया इतिहास और उसके बाद साहित्य का इतिहास, जिसमें इसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो इतिहासकारों के बारे में बताने के बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के बारे में शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां। और अभी तक आप इतिहास और साहित्य इतिहास के बारे में जो परिभाषाएं या उनके तत्व हैं उनके बारे में लिख लीजिए, इसमें से प्रश्न पक्का आता है, 1-2 प्रश्न आना ही आना है, इसलिए इसको बढ़िया से लिख लीजिए।